दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इस क्रम में आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों, महाजनपद एवं उनकी राजधानियां, मध्यकालीन स्थल, उनकी विशेषताएं, 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश की भूमिका, प्रमुख स्थल एवं व्यक्तित्व, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन तथा उत्तर प्रदेश के नामकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था और मध्य देश जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश है, इसमें कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेद, वत्स तथा मल्ल 8 महाजनपद स्थापित थे। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था और उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकर्ताओं के रास्ते में पड़ने के कारण और दिल्ली और पटना के मध्य के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से अभिन्न संबंध है। आइए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्राचीन काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल संबंधी महत्वपूर्ण साक्ष्य। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति ये मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुई है। ताम्रकांस्य संस्कृति आलमगीरपुर जो कि मेरठ में हिंडन नदी के तट पर है। बड़ा गांव और हुलास दोनों सहारनपुर से हैं। यहाँ से ताम्रकांस्य संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पुरा पाषाण कालीन सभ्यता ये सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज के बेलन घाटी और चंदौली के चकिया स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों, बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज और खुदाई प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुई थी। याद रखिएगा, बेलन घाटी। दोस्तों, बेलन घाटी जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है, इसके पुरास्थलों की खोज और खुदाई प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में की गई थी और पुरास्थल लोहदा नाला यहाँ से प्राप्त जो पाषाण उपकरण हैं और इसके अलावा एक अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा मिली है पुरास्थल लोहदा नाला से। आइए जानते हैं मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश के विशिष्ट तथ्यों को, यानी उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। तो पहला है दोस्तों सराय नाहर जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में है। यहाँ से मानव अस्थिपंजर, 14 समाधान जिसमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है और इसके अलावा 8 गर्त चूल्हे के साक्ष्य सराय नाहर प्रतापगढ़ से मिले हैं। दूसरा मध्य पाषाण कालीन स्थल है महदहा, ये भी प्रतापगढ़ में है और यहाँ से मानव अस्थिपंजर, सिल लोढ़ा, गर्त चूल्हा और शवाधान और आवास के साक्ष्य मिले हैं महदहा प्रतापगढ़ से। चौपानी मांडो दोस्तों प्रयागराज में मेजा में स्थित है। यहाँ से झोपड़ी और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा दमदमा जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है प्रतापगढ़ में, यहाँ से 41 समाधान, हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण, आभूषण और गर्त चूल्हे मिले हैं। तो ये मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य हैं जो उत्तर प्रदेश से मिले हैं। इनमें सराय नाहर, महदहा और दमदमा प्रतापगढ़ और चौपानी मांडो प्रयागराज में मेजा तहसील से मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश यानी मध्य देश में 2 राजधानियों वाले महाजनपद कौन कौन से रहे हैं। तो ये कौशल, मल्ल और पांचाल। कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां रही हैं, एक तो अयोध्या और एक श्रावस्ती, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मल्ल महाजनपद जो था, इसकी 2 राजधानियां, एक कुशीनारा और दूसरी राजधानी पावा थी। पांचाल महाजनपद दोस्तों ये 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश यानी मध्य देश में 2 राजधानियों वाले महाजनपद
कोशल, मल्ल और पांचाल रहे। कोशल की राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती, मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा और पावा, और पांचाल की दो राजधानियां उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य रही है। दोस्तों प्राचीन काल में यहाँ कुरु का नाम आता है। तो कुरु क्या था? कुरु प्रदेश का विस्तार मेरठ से दिल्ली तक था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुरु जनपद या कुरु प्रदेश का विस्तार मेरठ से दिल्ली तक, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थलों के बारे में नवीनतम खोजों के आधार पर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लहुरा देव संत कबीर नगर में स्थित स्थल है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित स्थल है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल का साक्ष्य लहुरा देव संत कबीर नगर से मिला है। मेहरगढ़ तो आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। दोस्तों गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व में ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से प्राप्त हुए हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। तो देखिए लहुरा देव दोस्तों संत कबीर नगर में है और यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसका समय काल 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व है। इसके समय यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों कुलडीहवा प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर आप जानते हैं जो सैंधव कालीन जो सभ्यता का पूर्वी छोर है दोस्तों आलमगीरपुर, यहाँ से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और साथ ही साथ कपास उपजाने का साक्ष्य मिला है। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आइए जानते हैं दोस्तों 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे हैं। इनमें कौन कौन से महाजनपद हैं? कुरु, पांचाल, काशी, कोशल, सूरसेन, इसके अलावा चेदी, वत्स और मल्ल। ये महाजनपद, ये 8 महाजनपद दोस्तों ये आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो महाजनपद थे उनके बारे में जानते हैं। कोसल महाजनपद। दोस्तों कोसल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थित था और इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। दोस्तों कोसल महाजनपद की 2 राजधानियों का उल्लेख मिलता है। इसके उत्तरी भाग की राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती जिले में सहेत महेत जो है स्तूप भी हैं। तो याद रखिएगा कोसल महाजनपद ये अवध क्षेत्र में स्थित था। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में आता है और इसकी 2 राजधानियाँ उत्तरी भाग की राजधानी साकेत अयोध्या में और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती जिले में जो है स्थित थी। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख महाजनपद और राजधानियों के बारे में जो कि मध्य देश यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो देखिए मल्ल महाजनपद। दोस्तों मल्ल महाजनपद के अंतर्गत देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी कुशीनगर यानी कसिया तथा पावा जो कि वर्तमान में पडरौना है वहाँ पर थी। तो याद रखिएगा मल्ल महाजनपद वर्तमान में देवरिया गोरखपुर क्षेत्र है। इसकी राजधानी कुशीनगर जो कि प्राचीन काल में कसिया और पावा यानी पडरौना थी। पांचाल महाजनपद तो आप जानते हैं कि पांचाल महाजनपद के अंतर्गत बदायूं, बरेली और आधुनिक फर्रुखाबाद का क्षेत्र आता है। इसकी 2 राजधानियां थीं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। वत्स महाजनपद तो दोस्तों वत्स महाजनपद ये प्रयागराज के समीप स्थित था।
इसकी राजधानी कोसम थी, जो कि वर्तमान कौशाम्बी क्षेत्र से संबंधित था। सूरसेन महाजनपद ये मथुरा के निकट और आसपास का क्षेत्र सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत था। इसकी राजधानी थी मथुरा। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण तीनों संपन्न हुए थे किस तिथि को? तो ये तिथि थी दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों एक तिथियों में हुए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किए थे? तो कौशल राज्य में। चेद महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये थी सोत्थिवती शुक्तिमती। इसको सोत्थिवती या सुक्तिमती नाम से जाना जाता है और ये बांदा के समीप स्थित था। अगला है कि पुष्यमुत्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अयोध्या अभिलेख से। और शुंग, कुषाण और गुप्त शासकों से संबद्ध अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। शुंग, कुषाण और गुप्त शासकों से संबंधित अवशेष। अगला है दोस्तों अयोध्या के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को जान लेते हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था। अयाजसा, देखिए अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था और अशोक के द्वारा एक स्तूप का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। साथ ही साथ ये जैन धर्म के आदिनाथ सहित 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी रही है। अयोध्या में जन्मे जो जैन तीर्थंकर हैं उनके नाम जान लेते हैं। भगवान, देखिए दोस्तों, भगवान ऋषभनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर, इनकी जन्मस्थली अयोध्या है। भगवान अजितनाथ जो कि द्वितीय तीर्थंकर थे। भगवान आदिनाथ अभिनंदन नाथ दोस्तों, ये दोस्तों चतुर्थ तीर्थंकर थे। भगवान सुमितनाथ पंचम तीर्थंकर और 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ, इन 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली अयोध्या रही है। अब आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थलों के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थल कौशाम्बी है। यहाँ पर छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित जो हैं स्थल यहाँ पर निर्मित हैं। काकंडी तो 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ पुष्पदंत का निवास स्थल था, ये देवरिया में है। महोबा दोस्तों, गोखर पहाड़ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा के लिए महोबा का गोखर पहाड़ विशिष्ट है या विख्यात है। इसके अलावा श्रावस्ती स्थल दोस्तों तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ से संबंधित और विख्यात शोभनाथ मंदिर से संबंधित स्थल है श्रावस्ती। देवगढ़ तो ये जैन मूर्तियों और शिल्पकला के लिए और देवताओं के किले के रूप में विख्यात है। तो ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थल रहे, कौशाम्बी, काकंडी, महोबा, श्रावस्ती और देवगढ़। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अहिच्छत्र के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, आप जान लीजिए। अहिच्छत्र तो आप जानते हैं कि दोस्तों अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। यहाँ से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति की प्राप्ति हुई है और अहिच्छत्र शासक अच्युत समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित हुआ था। कन्नौज के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को जानते हैं। कन्नौज का प्राचीन नाम या पूर्व नाम कान्यकुब्ज था और दोस्तों यहाँ से पहली बस्ती उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड काल से कुषाण युग तक की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा कन्नौज दोस्तों ये त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार के लिए इसके लिए भी विख्यात रहा है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट शासक, गुर्जर प्रतिहार और पाल शासकों के बीच हुआ था और कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक गुर्जर प्रतिहार शासकों ने शासन किया था। अब आइए कपिलवस्तु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी बौद्ध काल में और इसका नामकरण कपिल ऋषि का वास होने के कारण इसको कपिलवस्तु कहा गया है। काशी तो दोस्तों काशी बहुत ही प्राचीन स्थल है और इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसकी स्थापना दिवोदास ने की थी। महाभारत के अनुसार इसका उल्लेख मिलता है कि काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी और इसकी राजधानी वाराणसी थी।
आइए देखते हैं दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में, मध्यकालीन हिंदू शासक हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन दोस्तों प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था और ताम्रदान पत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त है। ये ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखित है, हर्ष से संबंधित है और हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण की गई है। यहाँ पर ताम्रदान पत्र लेख बांसखेड़ा से जो लेख प्राप्त हुआ है। श्रावस्ती के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। श्रावस्ती दोस्तों ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ तथा मध्यपथ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार श्रावस्ती में बौद्धों को दान दिया था और आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खलपुत्र गोसाल की जन्मभूमि श्रावस्ती रही है। आइए दोस्तों अशोक के अभिलेखों के बारे में कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। लघु शिलालेख ये अहरौरा मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु स्तंभ लेख सारनाथ और कौशाम्बी से मिला है। राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेख पर उल्लिखित की जाती थीं। महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश ये सांची और सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में मिलता है। और रानी का अभिलेख दोस्तों अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख रानी के अभिलेख में वर्णित है। देवगढ़ से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। देवगढ़ दोस्तों वर्तमान में ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से गुप्तकालीन विशेष स्थापत्य और मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? देवगढ़ से। इसके अलावा प्रमुख दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें 4 मंडप हैं और इसका शिखर 12 मीटर ऊंचा है। भीतरगांव के मंदिर के बारे में जानते हैं दोस्तों। भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है और ये कानपुर में है। केवल ईंटों से निर्मित ये प्रथम मंदिर है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें शिखर है, ऊंचा चबूतरा है और छत पिरामिड आकार में है। तो याद रखिएगा कानपुर में भीतरगांव का मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर का साक्ष्य और ईंट से निर्मित मंदिर है ये। आइए सारनाथ के बारे में दोस्तों प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। सारनाथ आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसका प्राचीन नाम ईसिपत्तन मिगदाव, ईसिपत्तन मिगदाव ये दोस्तों पाली भाषा में है और इसका सही रूप है ऋषिपत्तनम मृगदाव। सारनाथ का प्राचीन नाम है। इसकी विशेषता ये है कि भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश यहीं से शुरू हुआ। अशोक द्वारा सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण करवाया गया। स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह में इसको अपनाया गया है और वेनसांग के समय थेरवाद का प्रमुख केंद्र था सारनाथ। और प्रमुख स्तूप यहाँ पर गुप्तकालीन धमेक स्तूप फाहियान द्वारा इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है जो कि सारनाथ में स्थित है। दोस्तों प्राचीन काल के बाद आइए मध्यकाल से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के विशिष्ट तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों मध्यकाल में आगरा जो है प्रमुख स्थल रहा है और इसकी स्थापना 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है और इसकी विशेषताएं ये है कि ये मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, नील की खेती के लिए विख्यात रहा। सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया गया है और मुसम्मन बुर्ज से महिलाओं द्वारा पशु युद्ध को देखने का जो है प्रमाण मिलता है। नूरजहां द्वारा एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में करवाया गया है और यूरोपियन यात्री राल्फ फिंच और बर्नियर में इन्होंने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। दोस्तों कड़ा जो कि प्रयागराज के निकट है उस स्थल से संबंधित यानी कड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों कड़ा जो है ये सल्तनत काल में महत्वपूर्ण एकता थी और इसकी अवस्थिति गंगा नदी के तट पर रही है। जलालुद्दीन खिलजी के समय यहाँ का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। और दोस्तों कड़ा जो है ये संत मलूक दास की जन्मस्थली है। देखिए मलूक दास का एक दोहा भी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो संत मलूक दास की जन्मस्थली कड़ा प्रयागराज रहा है और देवगिरी अभियान को प्रारंभ करने का स्थल भी कड़ा ही था।
अब आइए उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन स्थलों से संबंधित प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि 1192 ईस्वी में 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधिकार स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कोइल पर। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद तुगलक की याद में, जिसका नाम जौना खां था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी। और आप जानते हैं जौनपुर को मध्यकाल में सिराज ए हिंद कहा जाता था। दोस्तों देखिए, अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कहाँ से जुड़े हुए थे या कहाँ से संबंधित थे? तो ये कालपी से संबंधित थे। 1545 में कालिंजर में सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से किसकी मृत्यु हुई थी? शेरशाह सूरी की। गढ़ कुठार में खंगार राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पृथ्वीराज के सेनानायक खेत सिंह के द्वारा। और देखिए, सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को क्या कहा जाता था? सिराजे हिंद कहा जाता था। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर उसका नाम क्या रखा था? इलाहाबाद रखा था। और 1613 में झांसी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1613 में झांसी की स्थापना की गई थी। सल्तनत काल में बदायूं की स्थिति कैसी थी? तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता था सल्तनत काल में बदायूं। लखनऊ, तो दोस्तों लखनऊ जो है ये कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र था। और प्रमुख इमारतें इमामबाड़ा, भूल भुलैया और छतर मंजिल लखनऊ में स्थित हैं। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर उसका नामकरण क्या रखा था? इलाहाबाद। और दोस्तों इलाहाबाद जो है वो अल्लाह के निवास स्थान के नाम से इलाहाबाद नामकरण किया गया था। लखनऊ का अंतिम नवाब नवाब वाजिद अली शाह था। और शेख निजामुद्दीन औलिया और इतिहासकार बदायूनी का संबंध कहाँ से था? तो बदायूं जनपद से शेख निजामुद्दीन औलिया और बदायूनी जुड़े हुए थे। आइए दोस्तों फतेहपुर सीकरी के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती के कारण इसको पवित्र भूमि कहा जाता है। ये आगरा जनपद में है। सलीम यानी जहांगीर की जन्मस्थली भी फतेहपुर सीकरी है। और 1571 से 1558 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। यहाँ पर स्थापत्य के प्रमुख उदाहरणों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल और पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी के प्रमुख इमारतें हैं। आइए उत्तर मध्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में मध्यकाल से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर किसका शासन था? तो ये अवध के नवाब का शासन था। दोस्तों देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ स्थापित था? तो ये मराठों के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र स्थापित था। इसके अलावा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु से 1757 तक प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थापित स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे? तो ये 5 राज्य थे औरंगजेब की मृत्यु से प्लासी के युद्ध 1757 तक। मेरठ और बरेली के उत्तर में स्थित राज्य कौन था? तो ये नाजिद खान नामक पठान नेता का राज्य था, मेरठ और बरेली के उत्तर में। दोआब क्षेत्र में रुहेलखंड राज्य स्थापित किया गया था, तो ये रुहेलों के अंतर्गत था। और मध्य दोआब का राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो फर्रुखाबाद के बंगरा पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था। कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आसफुद्दौला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को तो आप जान सकते हैं। फैजाबाद की संधि 1775 में हुई और बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपा गया था। इसके अलावा 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद आसफुद्दौला को नवाब घोषित किया गया और आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, 1808 में अवध के नवाब सआदत अली द्वारा अंग्रेजों की सुरक्षा की गारंटी के लिए जो क्षेत्र सौंपे गए थे उनके बारे में देखिए। ये क्षेत्र थे दोस्तों एटा, देखिए एटा, गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर और इटावा।
तो ये आप जान सकते हैं कि 1808 ईस्वी में अवध के नवाब सआदत अली द्वारा अंग्रेज़ों को सुरक्षा की गारंटी के लिए ये जो ज़िले थे या ये प्रांत सौंपे गए थे। दोस्तों 1797 में आसफुद्दौला की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बना था? तो सआदत अली 1798 में अवध का नवाब बना था और 1803 में मराठों को पराजित करके अलीगढ़ और आगरा पर अधिकार किसने किया था? लॉर्ड लेक ने, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों 1857 का विद्रोह और उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जानते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति से मंगल पांडे बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। ये बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इन्होंने बैरकपुर जो कि कलकत्ता की 34वीं देसी सैनिक छावनी में 29 मार्च 1957 को विद्रोह कर दिया था और इनका विरोध था एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों का प्रयोग। दोस्तों मंगल पांडे को उनके इस कृत्य के लिए 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चलाने के लिए फांसी की सजा दी गई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। मेरठ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों मेरठ को क्रांति नगरी कहा जाता है और 1857 से संबंधित 10 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था। विद्रोहियों का 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार हुआ था और बहादुर शाह दूती के नेतृत्व में इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। दोस्तों 1857 के विद्रोह का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे नगरों और कस्बों में भी हो गया था। इसके अलावा दोस्तों कानपुर से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य देखते हैं। नवंबर 1857 को विद्रोहियों द्वारा जनरल विंडहम को पराजित किए जाने से संबंधित रहा है ये। और इसके अलावा दोस्तों 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल द्वारा इसको विजित कर लिया गया था, जो कि नाना साहब के द्वारा अधिकृत क्षेत्र था। अब आइए 1857 की क्रांति के स्थान और उनके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में जानते हैं। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब ने, इनका जो वास्तविक नाम था नाना धोंदोपंत था। फैज़ाबाद में क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने और इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। लखनऊ दोस्तों लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और कैंपबेल द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया। 1857 के क्रांतिकारियों में तात्या टोपे का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दोस्तों इनकी रणनीति थी गनीमी कावा रणनीति, जो कि छापा मार रणनीति थी और इनको इनके कृत्यों के कारण ब्रिटिश शासन द्वारा 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई थी। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि परीक्षाओं के लिए संभावित हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज कौन था? तो ये था जनरल ह्यू रोज। जून 1858 में इलाहाबाद पर पुनः अधिकार किसके द्वारा किया गया? कैप्टन नील के द्वारा। संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने कब से भाग लेना आरंभ किया था? तो अगस्त 1857 को। और दोस्तों महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा कंपनी के हाथों से सत्ता ब्रिटिश क्राउन द्वारा अधिगृहित कर लिया गया था। कब? 1 नवंबर 1858 को। तो याद रखिएगा पहले यानी 1857 के विद्रोह के बाद स्थिति ये रही कि ब्रिटिश शासन के हाथों से सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई।
आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। इसमें इसमें हम कुछ तथ्यों, स्थलों, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानते चलेंगे। अलीगढ़ अलीगढ़ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान द्वारा 1857 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना की गई और वर्तमान में यही AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिमों की स्थिति को सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का संचालन किया गया था। आइए देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये 1886 में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में। और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए 17 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य शामिल थे। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली खान और मुंशी काली प्रसाद। ये सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए 17 सदस्यीय समिति में 5 उत्तर प्रदेश निवासी थे। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल हुए थे उनके बारे में आइए जान लेते हैं। 8 प्रतिनिधि थे दोस्तों। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला बैजनाथ, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी और जानकी नाथ घोषाल। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधि हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के बारे में देखिए। मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी के द्वारा की गई। बनारस का महत्वपूर्ण अधिवेशन 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। और 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के बारे में। लखनऊ में दोस्तों 1899 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त द्वारा की गई थी। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। और 1936 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसके अलावा इलाहाबाद, जिसको कि वर्तमान में प्रयागराज नाम दिया गया है, 1888 में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। 1892 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में। और दोस्तों 1910 में सर विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। बेडरबर्न दोस्तों कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम के जीवनीकार रहे हैं। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1916 का अधिवेशन। तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा है। और आप जान सकते हैं दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन की विशेषता ये थी कि देखिए, आप देख सकते हैं लखनऊ अधिवेशन में ये जो 1916 का अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ संपन्न हुआ और इसको कांग्रेस लीग समझौते के कारण जाना जाता है। लखनऊ में 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ और इसके अध्यक्ष AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों चौरी चौरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो आप देख सकते हैं कि चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। 4 फरवरी 1922 की तिथि थी दोस्तों। इस दिन एक भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 के कारण। अब इसके बाद आगे जो कुछ विशिष्ट तथ्य हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, लखनऊ के संबंध में कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। देखिए, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन राजा महमूदाबाद के भव्य महल बाग में हुआ था और नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से संबंधित प्रथम सम्मेलन कानपुर में दिसंबर 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पेरियार ने की थी। और स्थापना सितंबर 1924 में पत्रकार सत्यभक्त द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल प्रमुख नेताओं के बारे में। देखिए, कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में जो शामिल प्रमुख नेता थे उनमें मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, मौलाना हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खां और स्वामी श्रद्धानंद थे। दोस्तों, अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। आइए दोस्तों, देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान जो काशी विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था और अवध प्रांत के किसानों द्वारा गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज पार्टी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानते हैं। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष CR दास थे। इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। अध्यक्ष CR दास यानी चित्तरंजन दास, महासचिव मोतीलाल नेहरू बने थे और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 की स्थापना के सदस्यों के बारे में जानते हैं तो मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और हृदय नारायण द्विवेदी ये उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 की स्थापना के सदस्य रहे थे। अब आइए आगे देखते हैं आधुनिक उत्तर प्रदेश में जो संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन रहे हैं उनके बारे में। एका आंदोलन, दोस्तों एका आंदोलन लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में 1920-22 के मध्य चला। इसका नेतृत्व मदारी पासी द्वारा किया गया था। इसका विस्तार दोस्तों सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर और फर्रुखाबाद तक हुआ। एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था तो किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना और जमींदारों के शोषण का विरोध करना एका आंदोलन का उद्देश्य था। इसके अलावा एक और आंदोलन था दोस्तों करबंदी आंदोलन। इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया और इनके सहयोगी सदस्यों में जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री थे। करबंदी आंदोलन में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई और इसका नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो सदस्य थे उनमें सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारियों की संस्था थी। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जो कि वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। पुलिस से मुकाबला करते हुए इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे। दोस्तों देखिए, संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल के नेतृत्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों देखिए, संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल के नेतृत्वकर्ताओं में कमलापत त्रिपाठी, संपूर्णानंद और तारापद भट्टाचार्य थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 की है। लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूटा था
और दोस्तों कांड में शामिल व्यक्ति और कांड से संबंधित सजा क्या थी। राम प्रसाद बिस्मिल इसमें शामिल थे जिनको गोरखपुर जेल में फांसी हुई। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी हुई थी। रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में फांसी हुई। राम प्रसाद खत्री को दीर्घकालीन कारावास और मनमथ नाथ गुप्त को दीर्घकालीन कारावास की सजा हुई थी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य है काकोरी कांड के बारे में कि इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभान गुप्त ने लड़ा। श्री गुप्त बाद में 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और अभी हाल में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में की गई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था और पहले ये संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी और भगत सिंह की सलाह पर इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के बारे में जानते हैं। दोस्तों अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में 1936 में किया गया था और प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव थे। इंदुलाल याज्ञिक और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी और इसके महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा और इंदुलाल याग्निक भी इससे संबंधित हैं। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का आधुनिक भारत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आधुनिक भारत से या आधुनिक भारत के संबंध में प्रमुख तथ्य हैं तो ये देखिए स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा। एक तथ्य है कि 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध यानी दारूबंदी को सबसे पहले लागू करने के लिए कौन से जिले चुने गए थे तो ये थे एटा और मैनपुरी। और दोस्तों राष्ट्रीय सरकार का गठन सबसे पहले कहाँ किया गया था तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार या दोस्तों जो जातीय सरकार का गठन किया गया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था किसके नेतृत्व में तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में यानी गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों परीक्षोपयोगी तथ्यों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो 9 अधिवेशन हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता तक। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का किसने प्रयत्न किया था तो गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन को रोकने का प्रयास किया था। अक्टूबर 1921 में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था किसकी अध्यक्षता में तो मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में। आगरा में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसमें ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है कि खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था जून 1920 में इलाहाबाद में। और लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को कब लूटा था तो ये तिथि थी 9 अगस्त 1925। अब आइए लास्ट में इस वीडियो को लास्ट में देखते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण से संबंधित प्रमुख तथ्यों को। देखिए दोस्तों अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में ये प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसे सुविधानुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। देखिए सबसे पहले क्रम में आते हैं कि 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था और इसका मुख्यालय दोस्तों आगरा था। याद रखिएगा हमारा जो उत्तर प्रदेश है 1836 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। इसका मुख्यालय आगरा में था। 1858
ये देखिए 1858 में इसका मुख्यालय इलाहाबाद बनाया गया आगरा के स्थान पर। 1877 में यानी 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध प्रांत किया गया। इसके अलावा 1902 ईस्वी में दोस्तों आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत अपने उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया और मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 की तिथि इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। कुछ अन्य तथ्य हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो 26 जनवरी 1950 को आप जानते हैं भारत की गणतंत्रता के साथ ही ये एक गणतंत्र राज्य बना। और दोस्तों इसकी राजधानी जो 2 नवंबर 1925 को इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ बनाई गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों 2 नवंबर 1925 को इलाहाबाद के स्थान पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई गई। और पुनर्गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया और 27वें राज्य के रूप में पहाड़ी जिलों को काटकर या उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पहाड़ी जिले थे उनको अलग करके एक नए उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रारंभ कब किया गया? 24 जनवरी 2018 से दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाए जाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को अपने प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत के स्थान पर उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपने उत्तर प्रदेश के इतिहास, प्रमुख स्थल, व्यक्तित्व, 1857 का विद्रोह और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नामकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने जाना। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इन सब परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विशेष खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।